हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 15 नवंबर और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और आप लोगों को क्विज जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्विज अटेम्प्ट करने से आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अच्छी तरह याद होगा और इसके साथ में ही आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन 15 नवंबर के करंट अफेयर को पहले क्वेश्चन के साथ में। रिसेंटली आपको पता है कि कॉप 26 जो है ये ग्लासगो के अंदर आयोजित करवाया गया है। सबसे पहले आप लोगों को सीओपी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। देखिए बेसिक्स है, यदि आप लोग को बेसिक्स अच्छे से आता है तो आप लोग आंसर राइटिंग के अंदर या किसी भी क्वेश्चन को टिक करने में, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो वहां पर कॉन्फिडेंस जो है वो आपका देखा जाता है। तो सीओपी की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो रिसेंटली 26 जो है वो आयोजित करवाया गया था यूके के अंदर ग्लासगो में, और अब जो है वो अब 2023 के लिए, यानी कि 2023 के अंदर जो होगा वो तो यूएई के अंदर, और 2022 के लिए इजिप्ट को जो है वो मेजबानी दी गई है। तो यहां पर ये जो मेजबानी है ये इजिप्ट के द्वारा यहां पर सबसे पहले इसके लिए एप्लीकेशन दी गई थी कि हम जो है हमारी कंट्री के अंदर इसको आयोजित करवाना चाहते हैं, और अब ये अप्रूवल के बाद 2022 में निश्चित हो गया है कि इजिप्ट के अंदर इसको आयोजित करवाया जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को मैप क्लियर करना चाहिए। इजिप्ट जो है वो स्थित है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब एक लाइन ड्रॉ हम लोग करेंगे तो हमेशा ईस्टर्न इस साइड में आता है, फिर वेस्टर्न, फिर नदर्न और फिर यहां पर सदर्न। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इजिप्ट है ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थित है। इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जहां पर पिरामिड्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां पर ये रेड सी है, तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन जो है इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रेट। और जैसे ही बाब अल मंदेब वाटर स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए रेड सी में पहुंचा जाता है, यदि अब मेडिटेरियन सी के अंदर जाना है तो स्वेज कैनाल जो है उससे क्रॉस होना पड़ेगा। ठीक है, स्वेज कैनाल जो है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाकर मेडिटेरियन सी में पहुंचा जा सकता है। और आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली एक चाइना से शिप जो था उसको जाना था लीबिया के अंदर, चाइना से लीबिया के अंदर जाना था, जिसका नाम था एवर ग्रीन। ठीक है, एवर गिवन वैसे उस कंपनी का नाम था। तो वो जो शिप था वो इसी स्वेज कैनाल के अंदर अटक गया था। कायरो कैपिटल है इजिप्ट की। बढ़ते हम लोग आगे, तो रिसेंटली कॉप 26 जो है इसकी मेजबानी दी गई है किसको? ये तो ग्लासगो के पास में। कॉप 27 किसके पास में है? इजिप्ट के पास में। और अब आप लोगों को कॉप 28 जो है वो भी याद करना है, यूएई के पास में इसकी मेजबानी जो है वो 2023 के लिए दे दी गई है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में अंडर यूएनएफ ट्रिपल सी के। तो यूएनएफ ट्रिपल सी आप लोग जानते होंगे कि एक कन्वेंशन हुआ था और उसी के तहत सीओपी को डेवलप किया गया था। किसके लिए काम करता है? टू वर्क टूवर्ड स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती हैं, जिसके काफी सारे बैड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे ग्लेशियर जो है वो पिघल जाते हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से ओशियंस का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और हम लोग कई बार बात करते हैं, तुलुवु एक कंट्री है ओशियनेशिया के अंदर, ऐसे छोटे आइलैंड कंट्री जो हैं वो डूब जाते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा एक हार्म इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट को करते हैं। तो सबसे पहला सीओपी जो है कॉन्फ्रेंस वो 1995 में बर्लिन के अंदर आयोजित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता के शिकार हैं? तो यहाँ पे 24 करोड़ जो बच्चे हैं वो विकलांगता के शिकार हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म जो है वो आप लोग को यहां पर सीखनी है कि यदि 24 करोड़ दे दे या 240 मिलियंस दे दे तो आप लोग को उसका मीन जो है वो सेम निकालना है। ठीक है, तो यहां पर 24 करोड़ जो बच्चे हैं वो विकलांगता के शिकार हैं।
और ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? यूनिसेफ के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है। तो विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे यानी हर 10 में से एक बच्चा जो है वो विकलांगता का शिकार है और स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण समेत बाल कल्याण के अधिकतर पैमानों पर आम बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं। यूनिसेफ की हम लोग बात करें तो चिल्ड्रंस के लिए डेवलप एक फंड है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क के अंदर और प्रेसिडेंट है हेनरिटा फोर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट है जिसका संबंध कर्नाटका से है, लेकिन ये जो आर्ट है ये अभी काफी खतरे में चल रही है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब कोई आर्ट काफी लंबे समय से चलती हुई आती है तो उसको निर्मित करने वाले कारीगर जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो उनका काम खत्म होने ही चलता है। तो ठीक इसी तरह कर्नाटक की ये जो कला है जिसमें नेचुरल वाटर कलर्स का यूज किया जाता है, और अब ये जो कला है वो काफी ज्यादा खतरे में है। तो यहां पर आप लोग एक पिक्चर जो है वो देख सकते हैं, हैस आर्ट से ही इसको निर्मित किया गया है। तो कर्नाटक में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के रहने वाले जो देवारू कम्युनिटी है उनके द्वारा इस पेंटिंग्स को निर्मित किया जाता है, और इन्हीं के अंदर जो ग्रामीण परिवेश है या हम लोग कहें कि एग्रीकल्चर है, उनके दैनिक जीवन के अन्य जो पहलू हैं उन पर यह बेस होती है। और इसके साथ में ही अब यहां पर बहुत कम संख्या बच गई है। देखिए, हैंडलूम इंडस्ट्रीज है, इसके साथ में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, यहां तक कि ये जो ट्रेडिशनल पेंटर्स हैं इनको सरकार के द्वारा संरक्षण दी जानी चाहिए। जैसे हम लोग कहें कि इनके लिए एक स्मॉल इंडस्ट्री जो है एमएसएमई वो डेवलप की जानी चाहिए। कर्नाटक यदि हम लोग बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। रिसेंटली ये अपॉइंटमेंट जो है वो यहां पर हुआ है। इसरो के हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर स्थित हैं, और चीफ जस्टिस है यहाँ के ऋतुराज अवस्थी। यहां पर लोकसभा सीट जो है कर्नाटका की वो 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, असेंबली सीट जो है वो 224 है। 6 इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। आप लोगों को हमेशा एग्जाम में जाने से पहले नेबरिंग स्टेट जो है वो एग्जाम में देख के जानी चाहिए। तो कर्नाटका के नेबरिंग स्टेट्स महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो है वो काफी यहां पर फेमस है, क्योंकि भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है? केम्पेगौड़ा ही है। इसके बाद में मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो भी स्थित है कर्नाटका के अंदर। कुछ इंपोर्टेंट डैम्स हैं, जैसे कृष्णा राजा सागर डैम यहां पर स्थित है कावेरी नदी पर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम स्थित है। काली नदी पर सूपा डैम जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। अलमाटी डैम ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, कृष्णा रिवर पर स्थित है, डिस्प्यूटेड है बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। फिर हेमावती डैम जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। तो जब भी हम लोग नेबरिंग स्टेट्स को देखते हैं तो वहां पर हम लोग को ये पता चलता है कि कौन कौन से स्टेट जो है उनके बीच में ये डिस्प्यूट हो सकता है। इससे हम लोगों को क्वेश्चन करने में एक एलिमिनेशन राउंड जो हम लोग लेते हैं, जैसे 4 ऑप्शन में से कौन कौन से गलत हैं उनको करने में काफी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियन, फर्स्ट नेशनल योगासन चैंपियनशिप जो है वो रिसेंटली भुवनेश्वर के अंदर आयोजित करवाई गई है 11 से 13 नवंबर के बीच में, और काफी सारे राज्यों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है, यानी कि 30 राज्यों, मतलब यहां पर बेसिकली 28 ही राज्य हैं, है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28 तो राज्यों ने पार्टिसिपेट किया है और 2 यूनियन टेरिटरीज ने, तो टोटल यहां पर 30 हो चुके हैं। तो 500 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पेरिस में करवाया गया है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यूएई के अंदर और ओमान में। फिर देखिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ऑस्लो के अंदर आयोजित करवाई गई है। यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप पोलैंड के अंदर आयोजित करवाई गई है। 130 ड्यूरेंट कप फुटबॉल चैंपियनशिप जो है वो कोलकाता के अंदर रिसेंटली ऑर्गेनाइज करवाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि रिसेंटली वर्ल्ड निमोनिया डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 15 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन यहां पर ये टर्म जो है वो हम लोग को समझने की जरूरत है। देखिए, इंसान के अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, इनका ये काम है कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको बनाए रखना, ऑक्सीजन को इंसर्ट करना हमारी बॉडी के अंदर, ताकि हीमोग्लोबिन जो है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि आयरन जो पार्टिकल्स होते हैं हमारी ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन को फ्लो कर सकें, उनका ट्रांसपोर्ट कर सकें।
और इसके साथ में ही जो कोशिकाओं के द्वारा CO2 रिलीज की गई है उनको बॉडी के बाहर रिलीज करना, ये पूरा वर्क जो है वो यहां पर फेफड़ों के द्वारा, लंग्स के द्वारा देखा जाता है। लेकिन यदि हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाकर देखें तो लंग्स की एक फंक्शनल यूनिट है जिसको एल्वियोली कहा जाता है। यहां पर सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि कह सकते हैं कि निमोनिया क्या है। बेसिकली ये इन्फ्लामेटरी एक डिजीज है अफेक्टिंग द एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो निमोनिया इज जनरली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और रेयरली फंगी प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर। तो हम लोग जो एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई जो है वो उपस्थित रहते हैं और वो क्या करते हैं कि एल्वियोली जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, उसको इफेक्ट करती है। और इसी एल्वियोली का काम है कि O2 जो है, O2 और CO2 के बीच में बैलेंस जो है वो बनाकर रखना। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट है लंग्स की। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जब इंसर्ट हो जाते हैं लंग्स के अंदर तो जो होल्स रहते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, उनको बंद कर देते हैं। वहां पर काफी ज्यादा इंफ्लेमेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है और इसी इंफेक्शन के कारण निमोनिया यहां पर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक है, फीवर है, वीकनेस है, ड्राई कफ है, नेजल कॉग्निशन है, इसके साथ में चिल्स है, सॉर थ्रॉट है, स्वेटिंग है, मसल एक्ने है। तो यहां पर जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो 12 नवंबर को जो है वो हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको शायद 15 नवंबर, हाँ सॉरी 15 नवंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है। यहां पर 12 नवंबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग इसको जरूर करेक्ट कीजिएगा, 12 नवंबर इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हर साल 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और 2009 के अंदर सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। तो हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। नेशनल आयुर्वेदा डे जो है वो 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजी डे 8 नवंबर को और लीगल सर्विस डे जो है वो 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग, पहले मैंने 15 नवंबर बताया था, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा, बाय मिस्टेक आप लोग इसको आपका क्या कर लेना, 12 नवंबर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वॉलंटियर्स को यहां पर ट्रेंड किया जाएगा और वही ट्रेंड वॉलंटियर्स जो हैं वो सड़क हादसों के अंदर जो लोग शिकार हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने का या फिर फर्स्ट एड फैसिलिटीज जो है वो उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। ओडिशा की राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं के पहले उत्तरदाताओं को प्रशिक्षित करने, यानी कि यहाँ पर वॉलंटियर जो हैं उनको यहाँ पर प्रशिक्षित किया जाएगा। 30,000 लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित करके और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं, अस्पताल ले जाना, ऐसी सुविधाओं से उनको अवगत करवाया जाएगा। उड़ीसा की यदि हम लोग बात करें तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं गणेशी लाल। और यहां पर एक स्कीम काफी फेमस है जिसका नाम है गोपा बंधु संवेदिका हेल्थ स्कीम, जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रिसेंटली ओना के ओवा जयंती जो है ये कब सेलिब्रेट, यानी कि कहां पर, किस राज्य के द्वारा सेलिब्रेट की गई है? तो 11 नवंबर को सेलिब्रेट की गई है कर्नाटका के द्वारा। अब यहां पर ये क्या है? तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ओना के ओवे जो है वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने टीपू सुल्तान के जो पिता थे हैदर अली, उनके साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सबसे खास बात, इनके हाथों में ये जो मूसल आप लोग देख रहे हैं, मूसल आप लोग जानते हैं जैसे अमाम दस्ता होता है तो उसमें कुछ कूटने के लिए, कुछ पीसने के लिए जिस का प्रयोग किया जाता है उसको मूसल कहा जाता है। ठीक है, तो लंबा डंडा होता है, काफी लंबा होता है, इसको यहां पर यूज किया जाता है। तो इसी से इन्होंने क्या की थी, दुश्मनों की पिटाई की थी और उनको घायल कर दिया था और इसीलिए 11 नवंबर को ये सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ये कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं कि 18वीं शताब्दी के अंदर चित्रदुर्ग में एक मूसल, यानी कि कन्नड़ के अंदर इसको ओनाके कहा जाता है, के साथ अकेले ही इन्होंने हैदर अली की सेना से जो थी वो लड़ाई लड़ी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, चित्रदुर्ग किला जिसे स्थानीय रूप से एलुसितना कोटे के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां पर और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना योगदान यहां पर दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे अमीर स्वयं निर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो रिसेंटली फाल्गुनी नायर जो हैं वो सेल्फ मेड, यहां पर वर्ड यूज किया गया है सेल्फ मेड, मतलब हेरिडिट नहीं है, मतलब कहीं से इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये संपत्ति हासिल नहीं हुए हैं,
नायका कंपनी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है वो इनके द्वारा ई कॉमर्स का हेल्प लेकर पूरे ऑनलाइन सिस्टम को यहां पर कॉस्मेटिक डिलीवर किए जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो इनके द्वारा अब जो है वो काफी संपत्ति यहां पर बना ली गई है और इसको फाउंड किया गया था नायका को 2012 के अंदर। उसकी सीईओ हैं फाल्गुनी नायर। ठीक है, तो नायका में उनकी हिस्सेदारी जो है वो है 53.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक का निधन हो गया है? तो रिसेंटली कोनेरू रामकृष्ण राव जो है इनका रिसेंटली निधन हो गया है। इनको जाना जाता था एक शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक यानी कि फिलोसफर के नाम से ये जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए। टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों में मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य जो है वो पंजाब बन गया है। टिश्यू कल्चर का मीन्स है कि एक छोटी जगह पर काफी सारे पौधे जो है उनको डेवलप किया जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जड़ें जो है वो तो यहां पर हवा में हैं, लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए आप लोग। यदि मान लीजिए कि किसी भी पौधे को पानी के अंदर यहां पर मान लीजिए पूरा का पूरा ये पानी भरा हुआ हो तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? बस आप लोगों के हिंट के लिए मैं कह देता हूं कि लास्ट में पॉनिक्स लगता है उसके। ठीक है, लास्ट में जो है पॉनिक्स लगता है तो इसका प्रीफिक्स आपको यहां पर ऐड करना है कि उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एक अधिनियम जो है वो यहां पर पारित किया गया है। चलिए 13 नवंबर के हम लोग एमसीक्यू को रिवाइज कर लेते हैं। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक जो हैं वो शील वर्धन सिंह बने हैं। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे रहा है। रिसेंटली केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा ये जो जयंती है इसको 15 नवंबर को मनाने का डिसाइड किया है, क्योंकि अभी जो है मेरा थोड़ा क्वेश्चन वो इसीलिए गलत हुआ। वहां पे 15 नवंबर मुझे याद रहा, 12 नवंबर आपको उस वाले पहले वाले क्वेश्चन के अंदर करेक्ट करके चलना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य अमेरिका बना है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 10वां रहा है। सनराइज ओवर अयोध्या बहुत कंट्रोवर्शियली बुक रही है, मान के चलना कि एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। सलमान खुर्शीद की एक किताब है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की बात की जा रही है। अतुल करवाल इसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। भारतीय नौसेना को हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी वेला मिली है? तो प्रोजेक्ट 75 के तहत। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर एनएसए लेवल की जो मीटिंग आयोजित की करवाई थी उसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो 6 देश शामिल हुए हैं और पाकिस्तान, चाइना ने उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया है। ये 13 नवंबर का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि अंतरिक्ष में राइस यानी कि चावल उगाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो चाइना के द्वारा चावल जो है वो पहली बार उगाए गए हैं। आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ये मानकर चलिएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और हाँ, क्विज अटेम्प्ट करना नहीं भूलना है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।